अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। भरपूर उपज हेतु कैसे करें आलू की खेती। अधिक मुनाफे हेतु कैसे करें पॉली हाउस में गुलाब की खेती। अधिक पैदावार हेतु मक्का में किए जाने वाले कार्य। सब्जियों की अगर हम बात करें तो आलू की अपनी एक अलग पहचान है। वैसे तो आलू की फसल अक्टूबर नवंबर माह में लगाई जाती है, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में किसानों ने अप्रैल माह में आलू की फसल लगाई थी। परंतु इस समय उनके सामने कुछ परेशानी भी आ रही है। तो आइए जानते हैं उनकी परेशानियों को। आजकल चंबा में आलू की फसल जो है ना, उसका गुड़ाई का दौरान चल रहा है, लेकिन बरसात के कारण जो है ना, यहाँ पे बीमारियाँ भी लग चुकी हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं और साथ में जो खरपतवार आ रहा है उसका भी हमें कोई पता नहीं लग रहा है कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें। इसी विषय पर विस्तृत जानकारी दे रही हैं सब्जी विभाग की एक वैज्ञानिका दीपा शर्मा। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं आपको आलू की उन्नत खेती किस तरह से करें इस विषय पर बताऊंगी। इसकी उन्नत खेती के लिए हमें 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है, जिस पे कंदों का निर्माण होता है। और इसके बाद जब हम कंद की बात करते हैं तो हमें जो कंद का जो आकार है, हमें 20 से 25 ग्राम का कंद लगाना चाहिए और उसके ऊपर कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए। कंद से कंद की दूरी, जब हम दूरी की बात करते हैं तो हमें इसमें एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा एक कंद से दूसरे कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगर हम किस्मों की बात करें तो इसमें सफ़ेद छिलके वाली किस्में जैसे कि कुफरी बादशाह, कुफरी पुखराज, कुफरी बहार, ये ऐसी किस्में हैं जो 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लाल छिलके वाली किस्म की बात करें तो कुफरी लालिमा एक ऐसी किस्म है जो हमारी 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। अब अगर हम सिंचाई की बात करें तो अंकुरण के बाद हमें सिंचाई करनी चाहिए और उसके 10-12 दिनों के अंतराल पर हमें आलू में पानी देना चाहिए। और पानी देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी हमारा आधी मेड़ तक ही होना चाहिए, पूरी मेड़ उसमें डूबी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हमारी जो आलू की उपज है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और कंद निर्माण के समय आलू में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। और इसी तरह से जब हमारा कंद तैयार हो जाता है उसके कम से कम 10 या 15 दिन पहले हमें आलू में
पानी देना बंद कर देना चाहिए। इससे ये होता है कि आलू का जो छिलका है वो कठोर हो जाता है और जब हम उसका भंडारण करते हैं तो वो हमें काफ़ी समय तक उसका भंडार गृह में रह सकता है। इसके बाद हमारी आती है आलू की निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई करना हमारा एक विशेष कार्य है। इसमें हम जब आलू को सींचते हैं उसके बाद जब हमारी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाती है उस समय हमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हम पौधे की जब मिट्टी को हम ऊपर नीचे करते हैं उसमें वायु का संचार अधिक होता है और जो हमारा पौधा है उसको पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं और जिससे हमारा पौधा जो है सेहतवान रहता है और हमारी जो उपज है वो अच्छी होती है। आलू में निराई गुड़ाई के दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायु का संचार अच्छा होता है और उपज अच्छी होती है और उसके 40-45 दिनों के बाद जब हमने आलू बोए हैं हमें इनके ऊपर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। इससे क्या है कि जो हमारा आलू का आकार है वो सही रहता है और हमारे जो आलू हैं वो हरे होने से भी बच जाते हैं। अब हम बात करते हैं आलू में खरपतवारों की। आपको पता ही है कि आलू में कई तरह के खरपतवार आते हैं और जिनको हमें नियंत्रण में लाना पड़ता है, क्योंकि यदि ये हम इनको नियंत्रण में नहीं लाएंगे तो ये हमारे जो आलू की फसल लगी है उसके साथ पोषक तत्वों के लिए compete करते हैं, पोषक तत्वों वो आलू से ले लेते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें आलू में पेंडिमिथिलिन या हम इसको स्टाम्प बोलते हैं 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। इसमें सावधानी यह रखनी चाहिए कि जिस तरफ हवा का बहाव है, हवा चल रही है, उस तरफ को हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। अब हमारे पास जब हम आलू की खेती कर रहे हैं उसमें कई तरह की बीमारियां भी लगती हैं, जिसमें हमारे पास पछेता झुलसा रोग जो आलू में बहुत ज़्यादा आता है उसकी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है और इसमें हमारे जो पत्ते हैं उनके ऊपर काले काले तरह के धब्बे पड़ जाते हैं और जो उसके बाद ये बीमारी फैलने लगती है और जो पौधा है वो पूरा ही हमारा ख़राब हो जाता है और उससे हमारा जो है आलू की फसल पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमें क्या उपचार करना है कि हमें रीडोमिल MZ 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 बारी इसका 15 दिनों के अंतराल पे छिड़काव करना है। और यदि फिर भी हमारी जो ये बीमारी है नियंत्रण में नहीं आती है तो हम इसके बाद इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 10-10 दिनों के अंतराल पर 4 बारी छिड़काव करें, जिससे ये हमारी बीमारी जो है नियंत्रण में आ जाएगी और हमारी जो आलू की उपज है वो अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं खुदाई की। कच्चे आलू हम बुआई करने के 70 दिनों के बाद उसकी खुदाई कर सकते हैं और इसके लिए कुफरी चंद्रमुखी तथा कुफरी अशोका जो हैं वो उत्तम किस्में हैं। अन्यथा हमारी जो और किस्में हैं वो 90 से 110 दिनों के अंदर तैयार हो जाती हैं। इसके बाद जब हमने आलू का खुदाई करने के बाद उसका भंडारण करना है तो आलू को अच्छे से साफ से मिट्टी उसकी निकाल करके 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और 90 से 95% उसमें आर्द्रता हो, उस भंडार कक्ष में हमें उन्हें रखना चाहिए ताकि हम आलू को लंबे समय तक भंडारित कर सकें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी गुजर जाती है लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती। नल प्यासे हैं, बिल आता है, बिजली नहीं, सड़क भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसे होती है नारी की पूजा। कुछ तो सिर्फ मतलब का मसाला खोजते हैं। कब तक सहेंगे और क्यों चुप रहेंगे? रखिए हमारे साथ अपनी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
फूलों की खेती के अंतर्गत हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पॉली हाउस में खेती करने में किसानों का रुझान बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण इसमें प्राप्त होने वाला अधिक लाभ है। इसलिए आज हम आपको पॉली हाउस में कैसे करें डच गुलाब की वैज्ञानिक खेती, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। गुलाब की खेती से हम कैसे लाभ कमा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ग्रीन हाउस जो बनाते हैं वो जो कंपनी वाले लोग हैं उन लोग आकर के बना के जाते हैं। इसमें नाली जो है हिसाब से मतलब एक समान बेड बने हमारे, उसका भी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए जो बेड बने उसकी जो डिस्टेंस है उसको ध्यान रखते हुए इसमें जो काम करने के लिए जो मतलब फूल वगैरह तोड़ना है उसके लिए चलने के लिए अंदर में नाली जो बनाते हैं वो नाली लगभग 50 सेंटीमीटर की रहती है और बेड जो बनाते हैं हमारा वो 90 सेंटीमीटर का इसमें बेड के ऊपर की क्यारी रहती है और 1.5 फीट ऊंचा हमारा ये बेड बनता है। इस प्रकार से जब हम बेड की तैयारी पूरा कर लें उसके बाद में इसमें ड्रिप पाइपलाइन बिछाएंगे। ड्रिप पाइपलाइन इसमें 2 ड्रिप पाइपलाइन डालना है और जो टपक पद्धति बोलते हैं वो टपक पद्धति के माध्यम से इसमें खेती कर सकते हैं और कम पानी से कम बिजली बिल से अपन इसमें अच्छी खेती और गुलाब की कर सकते हैं। इसके अंदर में जो हम रासायनिक खाद डालते हैं वो 2 बोरा अपना DAP डाल सकते हैं और साथ ही साथ पोटास इसमें डाल दें और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रोबिन एस बोलते हैं उसको जिंक को उसको डाल सकते, हाई जिंक को डाल सकते हैं। इस प्रकार से 5 किलो उसकी ज़रूरत पड़ती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की। और गोबर खाद ऑलरेडी हम पहले जो 8-4 का जो हमारा और 2 का रेशो है उस रेशो में हम 8-4-2 में इसमें मिट्टी और गोबर खाद और धान का भूसा उसको मिक्स करके डाल सकते हैं। इसकी रोपाई करने के लिए हम क्या ये कहेंगे कि पौधे से पौधे की दूरी जो है 7 इंच रहना चाहिए और साथ में क्यारी से क्यारी की जो दूरी है वो 1.25 फीट की रहनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे पौधे की संख्या जो है वो ज़्यादा रहेगी और यदि हमारे पौधे की संख्या ज़्यादा रहेगी तो इसमें जो स्टिक आएगी वो स्टिक सीधी और लंबी आएगी। तो विशेष तौर पर गुलाब के अंदर में पानी की मात्रा बहुत कम लगती है क्योंकि ये पॉली हाउस के अंदर में है, इसलिए इसके अंदर में विशेष ध्यान देना पड़ता है कि पानी एकदम कम से कम रखें। साथ में जब अपना ये देखना है कि इसमें जब एक पौधे से 5 ब्रांचेस ना निकल जाएं। यदि इसकी जो मेन ब्रांच रहती है उसमें क्या है आँख बैठाल के इन लोगों ने कलम पद्धति के माध्यम बडिंग बोलते हैं उसके माध्यम से आँख बैठाल के उन लोग पौधा तैयार करते हैं तो उसको अपने को मेन ब्रांच को उसको तोड़ना पड़ता है। तो उसको तोड़ने के लिए जो है उसको आसान तरीका बताया गया है कि हल्का सा उसको मोड़ना है। ये यहाँ पे साइड में एकदम नीचे से निकलता है, अपना जो आँख बैठाला गया है वो यहाँ पे ऊपर में बैठाला गया है। इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर में अपना आग बैठाला गया है और ये काफी नीचे से निकल रहा है तो इसको हिसाब से दोनों हाथ से तोड़ना पड़ता है। दोनों साइड में हल्का हल्का झुका देते हैं इस प्रकार से और उसके बाद ही इसको ऐसा हल्का सा खींचते हैं तो उसके बाद में ये निकल जाता है। इस प्रकार से इसको दोनों साइड में झुकाना है पहले और उसके बाद में ही इसको निकालना है। जो आग बैठाला हुआ गुलाब का डंडी जो है वो डंडी टूटना नहीं चाहिए। यदि वो डंडी टूट गया तो उसके बाद में वो गुलाब का झाड़ आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, समय समय पर छटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में अपन जैसे प्रोडक्शन लेते रहते हैं तो अपने को ये भी देखना है, आज जैसे ये डंडी है, ये डंडी यहाँ से यहाँ तक की छूटी और पड़ी हुई है, इसको और दबा करके काट लें थोड़ा सा ताकि इसके नीचे से जो साइड ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपन ले सके उसके अंदर में। अभी आप इसमें देख रहे होंगे जो छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं वो माइट्स कहलाते हैं, लाल मकड़ी बोलते हैं इसको। और एकदम छोटे होने के कारण कई बार इसको लेंस से भी देखना पड़ता है। इसके अंडे तो और काफ़ी सूक्ष्म रहते हैं, उसको देखने के लिए अंडों को देखने के लिए विशेष तौर पर लेंस की ज़रूरत पड़ती है, साधारण आँख से इसके अंडे दिखते नहीं हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पत्तियों के पीछे साइड में इस प्रकार से पाई जाती है। यहाँ पे लाल मकड़ी से कलर चेंज हो जाता है, गुलाब पे भी फूल भी दिखना चालू हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक आध क्यारी में भी अटैक आया है तो उसके लिए जैसे मेडन दवाई आ गई है, पैरामाइट आ गई है। जैसे मेडन है अपना तो वो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका यूज़ करता हूँ और आसानी से मतलब इसको सुबह के टाइम पे इसको कटिंग करना रहता है और गुच्छा बना करके इसको स्टिक के हिसाब से उसको गुच्छा बना करके हम इसमें ले सकते हैं, खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो ऊपर में मतलब झिल्ली लगा दें थोड़ा सा तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है झिल्ली लगाने से। और गुलाब के अंदर में विशेष तौर पे यही है कि बस उसका थोड़ा सा ध्यान दें कि उसकी छटिंग जो पत्ते की नीचे की है उसका पत्ते के नीचे की यदि छटिंग करके भेजेंगे तो और अच्छा रेट मिलेगा इसमें।
अपने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बहुत से किसानों ने मक्का की फसल लगा रखी होगी। किसान मक्का की निराई गुडाई कार्य में लगे होंगे। चूंकि बरसात का मौसम चल रहा है, इस वक्त उन्हें निराई गुडाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो किसान कैसे करे इस मौसम में निराई गुडाई का काम, देखते हैं अन्नदाता कार्यक्रम की इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। खरीफ फसलों में धान के बाद मक्का प्रदेश की मुख्य फसल है। इसकी खेती अनाज, भुट्टे एवं हरे चारे के लिए की जाती है। मक्का के अंतर्गत अधिकतर क्षेत्रफल वर्षा पर आधारित है, जिसके कारण उत्पादकता कम है। परंतु अगर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की बात की जाए तो इन दिनों किसान मक्का की गुड़ाई और निराई में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां मक्का की फसल में खरपतवार और घास उग रहा है, वहीं दूसरी तरफ बरसात के कारण किसानों को घास निकालने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार। आजकल हमारे चंबा में जो मक्की की फसल की गुड़ाई हो रही है, ये फसल हमने मई महीने में बोई थी। किसान पहले हाथ और गुदाली की मदद से घास को मक्की के पौधों से अलग करते हैं, फिर 10 या 15 दिन के बाद बैलों की मदद से हल चलाते हैं। ऐसा करने से मिट्टी की अदला बदली होती है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हम मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं तो इसमें वायु का संचार होता है, जिससे पौधों को अधिक पोषक तत्व मिलते हैं और पौधा सेहतवान रहता है और उपज भी अच्छी होती है। और साथ ही साथ पौधे की जड़ें मिट्टी को कस के जकड़ने में सक्षम होती है, जिससे जोर की हवा लगने से पौधे टूटने से बच जाते हैं। पहली निराई जमाव के 15 दिन के बाद कर देनी चाहिए और दूसरी निराई 35 से 40 दिन के बाद करनी चाहिए। मक्का में खरपतवार को नष्ट करने के लिए एट्राजिन 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर घुलनशील चूर्ण का 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के दूसरे या तीसरे दिन अंकुरण से पूर्व प्रयोग करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। मक्का की भरपूर उपज लेने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। अतः किसान भाइयों को मृदा परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी कारणवश मृदा परीक्षण न हुआ हो, देर से पकने वाली संकर एवं सकुल प्रजातियों के लिए क्रमशः 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस व 60 किलोग्राम पोटाश, शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस व 40 किलोग्राम पोटाश तथा देशी प्रजातियों के लिए 60 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस व 30 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। मक्का की फसल को कीट एवं रोगों से बचाने के लिए संपूर्ण जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, फसल सुरक्षा के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं इसमें लगने वाले रोगों की, जिसमें मक्का की फसल का सबसे प्रमुख रोग है पर्ण अंगमारी या पत्ती झुलसा। ये रोग प्रदेश के समस्त मक्का उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तथा इनके द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। किसान भाइयों, हेलमिंथोस्पोरियम कवक द्वारा यह फसल पर पहुंचाया जाता है। सर्वप्रथम इस रोग के लक्षण पौधों की निचली पत्तियों पर अंडाकार या नाव के आकार के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इन धब्बों का रंग हरा भूरा, भूरा या भूरा हो सकता है तथा पत्तियों पर इनका आकार एवं संख्या अनिश्चित होती है। बाद में यह धब्बे ऊपर की पत्तियों पर भी पहुंच जाते हैं तथा रोग की भयंकर अवस्था पर पत्तियां सूख जाती हैं और संपूर्ण पौधा नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, पौधों में अपरिपक्व एवं दाने रहित भुट्टे होने के कारण उपज में भारी कमी आ जाती है। इस रोग के रोग कारक रोगी पौधों के अवशेषों पर भी जीवित रहते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा 2.5 किलोग्राम दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 छिड़काव 10 दिनों के अंतराल पर सुरक्षात्मक दृष्टि से करना लाभप्रद होता है। इसके अतिरिक्त मक्का की रोग रोधी किस्में जैसे की ही बुआई करनी चाहिए तथा फसल कटाई के उपरांत फसल अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। अब आइए जानते हैं इसमें लगने वाले महत्वपूर्ण कीटों के बारे में। तो इसका सबसे भयंकर कीट है तना छेदक। इसकी सूंडियां तनों में छेद करके अंदर ही अंदर खाती हैं, जिससे तेज हवा चलने पर पौधा टूटकर गिर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद 20 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान 3% ग्रेन्यूल का प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें अथवा बुआई के 2 से 5 सप्ताह बाद क्यूनॉल-फास दवा 2 लीटर या फेनिट्रोथियान 50 EC 500 से 700 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसका दूसरा प्रमुख कीट है गोभेदक मक्खी। प्रौढ़ मक्खी हल्के धूसर रंग की होती है।
जिसके लार्वा द्वारा हानि होती है। ये जमाव के प्रारंभ होते ही फसल को हानि पहुंचाते हैं। पहले पत्ती खाते हैं, फिर तने के ऊपरी कोमल भाग में छेद करके घुस जाते हैं और तने को खाते रहते हैं, जिससे फसल में पौधों के पीले पड़कर सूख जाने की समस्या देखी जाती है। प्रकोप वाले पौधों पर मृत गोप अर्थात डेड हर्ट बन जाता है। इसके नियंत्रण हेतु मिथाइल ओडिमेटॉन 25 ईसी या मोनोक्रोटोफॉस 36 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रदेश की परिस्थिति में मक्का में दीमक एवं बालदार कीटार कीटों का भी प्रकोप कहीं कहीं देखा जाता है। दीमक के नियंत्रण हेतु खड़ी फसल में प्रकोप होने पर क्लोरोपायरीफॉस दवा 2 से 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर सिंचाई नाली के माध्यम से खेत में प्रयोग करना चाहिए। बालदार कीट अथवा भुड़ली कीट के नियंत्रण हेतु डाइक्लोरोवास दवा 650 मिलीलीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, किसी भी जानवर के जीवन में गर्भकाल एक महत्वपूर्ण जो है समय होता है। किसान भाइयों, जहाँ तक हम बात करते हैं, एक जो भैंस हमारी है वो 310 दिन उनका गर्भकाल रहता है और जो गाय हैं वो 280 से 285 दिन का उनका गर्भकाल रहता है। इसके बाद ही उनमें जो है बच्चा ब्याने की प्रक्रिया होती है। किसान भाइयों, जहाँ तक हम बात करते हैं कि उनकी उचित देख रेख की, तो जो भी गर्भित जानवर है, जैसे ही आपको पता चलता है कि वो जो है जानवर आपका गर्भ धारण कर लिया है, आप जो है गर्भित जानवर को कभी जो है उसको डराएं या धमकाएं नहीं, तेज़ मत दौड़ाएं। किसान भाइयों, जो हम उसको हरे चारे दें या जो भी खाने पीने की मात्रा दें, खाने पीने का जो भी सामान दें, वो सुपाच्य होना चाहिए। किसान भाइयों, जब हमारा जानवर 5 माह का गर्भित हो चुका हो तो 6ठे माह से हम उसको जो है एक्स्ट्रा फीडिंग शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा फीडिंग के लिए हम कंसनट्रेट मिक्सचर दाना लेते हैं और ये दाने की मात्रा जो है हम पहले 6ठे माह पर आधा किलो, 7वें माह पर 1 किलो, 8वें माह पर 1.5 किलो और 9वें माह पर 2 किलो, इस तरह से हम आधा किलो बढ़ाते जाते हैं और इसको 2 किलो से ज़्यादा नहीं करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर एक चीज़ ये जान लेनी बहुत अति आवश्यक है कि ये जो दाने की एक्स्ट्रा मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके जो है जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त देय है। यानी कुल मिला के अगर आप 1 से 1.5 किलो उसको जीवन निर्वाह दे रहे हैं तो उसके अलावा 2 किलो आप उसको गर्भ वृद्धि राशन देंगे। अगर किसान भाइयों आप दाने को घर पर बनाना चाहते हैं, उसमें अपने जो भी आपके स्थानीय बाज़ार में उसके इंग्रेडिएंट्स उपलब्ध हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं और इन इंग्रेडिएंट्स में आप अनाज ले सकते हैं और अनाज में आप कोई भी गेहूँ, जौ, चना, अरहर, मटर, मसूर इनको ले सकते हैं और ये जो दाने की मात्रा है इसको आप 40 किलोग्राम ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसान भाइयों चोकर ले सकते हैं, इसमें जो है चोकर की मात्रा को हम 30% रखते हैं। इसके अलावा आप उसमें 27 किलोग्राम खली मिला सकते हैं। ये खली आपकी कोई भी हो सकती है, चाहे आप सरसों की खली ले लें, अलसी की ले लें या मूंगफली की ले लें, जो आपके मार्केट में अवेलेबल हो। इसके अलावा 1 किलोग्राम आप खड़िया, 1 किलोग्राम नमक और 1 किलोग्राम मिलर मिक्सचर अवश्य मिला दें। ये दाने की मात्रा किसान भाइयों आप दिन में 2 बार दे सकते हैं और दाना देने के लिए आपको अच्छा ये रहेगा कि आप उसको थोड़ा सा भिगो लें, क्योंकि इससे जो है दाने में सुपाच्यता आएगी और उनका जो है पाचन जल्दी से हो जाएगा। जहाँ तक किसान भाई, यदि आपका जानवर कालांतर में कभी मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर से पीड़ित रहा है तो उसको आप अतिरिक्त रूप में
करीब 80 ग्राम खड़िया अवश्य निरंतर दें इस दाने के अलावा। किसान भाइयों, जो भी आप हरा चारा दें या जो भी दें, बस इतना ध्यान रखिए कि सुपाच्य हो और थोड़ा थोड़ा चारा कई बार में उसको दें। किसान भाइयों, ऐसा भी देखा गया है कि जो भी हमारा गर्भित जानवर है इसके बाड़े में हर समय स्वच्छ और ताज़ा पानी उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि प्यास इसमें ज़्यादा लगती इस समय है। किसान भाइयों, जो भी आपका गर्भित जानवर है, जैसे जैसे उसमें दिन बढ़ते जाते हैं तो आप उसके जो है जहाँ पर आप उसका बाड़ा बना रखे हैं उस बाड़े में आप उसकी थोड़ी सी बेडिंग की व्यवस्था कर दें। विशेष रूप से जो कटहल की चयनित प्रजातियां हैं, नरेंद्र 1 कटहल है, नरेंद्र कटहल 3 है, नरेंद्र कटहल 5 है, नरेंद्र कटहल 7 है। ये 2 तरह की प्रजातियां हैं, एक तो सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है, दूसरा पका करके कोवा खाने के रूप में होती है। कटहल की खेती करने के लिए किसान भाई 10 गुणे 10 मीटर पर लाइन से लाइन और पौधों की दूरी पर एक गुणे घर मीटर के गड्ढे खोद लें। उसमें ऊपर की जो आधी मिट्टी एक तरफ रखें और आधी नीचे की मिट्टी दूसरी तरफ रखें। 4 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद और 250 ग्राम उसमें जो है पोटास और 250 ग्राम उसमें सिंगल सुपर फास्फेट और हड्डी का चूरा और 100 ग्राम फोरेटेंजी मिला करके गड्ढे को पाट लें। गड्ढा भरते समय यह ध्यान रखें कि ज़मीन की सतह से वो 2 इंच ऊपर है, ताकि बरसात में वो गड्ढा बैठे तो वो ज़मीन के बराबर हो जाए। किसान भाइयों, गड्ढा भराई का यह कार्य आपने मई-जून माह में कर लिया होगा। फिर जो किसान भाई चयनित प्रजाति कटहल की लेते हैं, उनको ले करके उस जितनी उनकी पिंडी होती है उस पिंडी के आकार का ही गड्ढा उसमें खोदा जाएगा और उसको अच्छी तरह से दबा करके लगा दें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हरे चार हेतु विभिन्न फसलों की बुआई। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।